दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2018 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक मेगा टेंडर को जारी किया गया था, जिसका वैल्यू करीब करीब $20 बिलियन तक हो सकता है। और इसी वजह से दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े कंपनी इस टेंडर को जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और इन कंपनियों के द्वारा भारत के सामने लगातार एक के बाद एक नए ऑफर और इवन अपने एयरक्राफ्ट को लेके लगातार बड़े बड़े दावे भी किया जा रहा है। और इस दरमियान अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से भी अपने ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को लेके एक हैरानपूर्ण दावा कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से ऑफर किया हुआ ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को वन ऑफ द वीकेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन साफ ग्रुप का अब ये कहना है कि अगर भारत इन एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो केवल मात्र भारत को एक बेहतर एयरक्राफ्ट ही नहीं मिलेगा, बल्कि किसी और देश के मुकाबले में भारत को जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट भी मिलेगा। और भारत के लिए साफ ग्रुप सालाना करीब 25 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट को निर्माण करेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को फिलहाल मॉडर्न एयरक्राफ्ट का जरूरत है। और इस जरूरत को जितना जल्दी पूरा किया जा सकेगा, इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकना उतना ही आसान होगा। और शायद इसी चीज को देखते हुए ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को लेके साफ ग्रुप के द्वारा इतना बड़ा दावा कर दिया गया। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये लग सकता है कि भारत के MRF टेंडर में तो डैसॉल, बोइंग, लॉकहीड जैसे कंपनियों के द्वारा अपने अपने एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, जो कि सालाना काफी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट को निर्माण करने का क्षमता रखता है। तो ऐसे में ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को लेके जो सालाना 25 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का दावा किया जा रहा है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। पर दोस्तों पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर में सप्लाई चेन्स का इशू चल रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ये इश्यूज के वजह से लगभग सभी एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट काफी नीचे चला गया है। चाहे डैसॉल एविएशन के राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हो या अमेरिका के द्वारा निर्माण किए जाने वाले बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, सभी एयरक्राफ्ट फिलहाल सप्लाई चेन के इस इश्यूज से गुजर रहा है। और इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सभी बड़े बड़े कंपनी प्रयास कर रहा है। ऐसे में एग्जिस्टिंग ऑर्डर को ही सप्लाई करना जहां पे कंपनियों के लिए एक सिरदर्द बन गया है, तो वहीं पे इस दरमियान किसी नए ऑर्डर के अंतर्गत इतने बड़े प्रोडक्शन रेट का दावा कर देना शायद ही ऐसे बड़े कंपनियों के लिए फिलहाल पॉसिबल है। पर इस दरमियान जिस तरीके से ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को लेके साफ ग्रुप के तरफ से इतने बड़े प्रोडक्शन को लेके दावा किया जा रहा है, नो डाउट इससे MRF टेंडर में जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट फिलहाल एक वीकेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा था, उसे थोड़ा बहुत तो बेनिफिट अवश्य मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये जो प्रोडक्शन रेट है ये इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि MRF टेंडर के अंतर्गत भारत के तरफ से इन एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में निर्माण करने को लेके बातों को रखा गया है। मतलब भारत जो भी एयरक्राफ्ट को खरीदेगा उन एयरक्राफ्ट को भारत में किसी एक पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी को निर्माण करना पड़ेगा। और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के साफ ग्रुप तो 100% FDI के अंतर्गत भी इन एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण करने के लिए तैयार है। मतलब साफ ग्रुप को भारत में किसी भी पार्टनर का आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे करेंटली साफ ग्रुप के तरफ से जिस प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन ग्राइफिन एयरक्राफ्ट का निर्माण हो रहा है, उस प्रोडक्शन फैसिलिटी के तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कंपनी आसानी से हर साल 20 से 25 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी भारत को कर सकेगा। जबकि MRF टेंडर में भारत के तरफ से जिन शर्तों को रखा गया है, उन शर्तों के मुताबिक टेंडर को जीतने वाले कंपनी को कम से कम सालाना 18 एयरक्राफ्टों के दर पे भारत में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर 25 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है, तो नो डाउट इससे पहले जिन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए 6 से 6.5 साल का समय लगने वाला था, वो केवल मात्र 4.5 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएगा। और दोस्तों इतने तेज रफ्तार में अगर एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है, तो नो डाउट आने वाले समय में और अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावनाएं बढ़ जाएगा। जबकि वहीं पे स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके जो एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंटों को ही पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि टेंडर में शामिल वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एयरक्राफ्ट है। और इन एयरक्राफ्टों का केवल मात्र कीमत ही कम नहीं है, बल्कि फ्लाइंग कॉस्ट से शुरू करके एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है, क्योंकि इसमें एक सिंगल इंजन का उपयोग किया गया है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर स्वीडन के साफ ग्रुप सालाना इतने बड़े दर पे एयरक्राफ्टों का सप्लाई कर भी लेता है और सस्ते दर पे एयरक्राफ्टों को प्रोवाइड भी कर पाता है, तब भी ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेके जो चुनौती है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के तरफ से भी ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के ही कैटेगरी के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 साल के अंदर उस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट को भी अंजाम दे दिया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे
तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और नेक्स्ट ईयर इसके रोल आउट और उसके बाद इसके फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के समानांतर रूप में ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, जितने हद तक ग्राइफिन एयरक्राफ्ट भारत को मदद कर पाएगा, उतने ही हद तक भारत को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी मदद कर पाएगा। मतलब अगर ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का जरूरत पड़ता है तो शायद मेरा मानना यह है कि भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही अतिरिक्त मात्रा में खरीद ले। और दूसरी तरफ दोस्तों, ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के सामने है राफेल, F-15EX, यूरोफाइटर जैसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट, जो कि वजन में भी आगे है और फाइटिंग कैपेबिलिटी में भी काफी आगे है। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ लगातार गिर रहा है और नए एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने में डिले हो रहा है, उसे देखते हुए अगर किसी भी एयरक्राफ्टों को 20 से 25 एयरक्राफ्टों के दर पे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाता है तो नो डाउट डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने में भी आसानी होगा और पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करने में भी इंडियन एयरफोर्स को आसानी होगा। और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ और डिले ही ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के लिए एक पॉजिटिव बात बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका से शुरू करके यूरोप, लगभग सभी जगह के बड़े बड़े कंपनियों के अंदर सप्लाई चेन के इश्यूज के वजह से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन काफी निचले स्तर पे आ चुका है। और इससे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद जो भारत का डिमांड है कि 18 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को सप्लाई किया जाए, वो भी किसी भी कंपनी के द्वारा पूरा ना किया जा सके। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स अपने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अपना कमर कस रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ बैंगलोर के एक स्टार्टअप के तरफ से एक नए हथियार, मतलब एक ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल को अनवेल कर दिया गया है। और दोस्तों, ये जो कंपनी है इसे टारडेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, जिनके द्वारा A5 मैगलिन ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल के रूप में एक नए वेसल्स को तैयार किया गया है। और कंपनी का दावा है कि उनके द्वारा निर्माण किया हुआ A5 मैगलिन AI कैपेबिलिटीज से लैस है, जो कि सर्वेलेंस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी को संपूर्ण रूप से रीडिफाइन कर देगा। कंपनी का इवन ये भी दावा है कि अन्य किसी भी एग्जिस्टिंग रिमोट कंट्रोल अनमैन्ड सरफेस वेसल के मुकाबले में A5 मैगलिन इनडिफिनाइट तरीके से ऑपरेट हो सकता है। और इसके लिए इन अनमैन्ड सरफेस वेसल में कटिंग एज सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है। और इसके अलावा कंपनी के द्वारा इन वेसलों के लिए क्लोज इन सिचुएशन कीपिंग एंड कॉलिजन डिटेक्शन एंड कॉलिजन एविडेंस सिस्टम्स का डेवलपमेंट किया गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम एनवायरनमेंट में भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के इन वेसलों को ऑपरेट करने में मदद करेगा। इवन कंपनी के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके वेसल में जो ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो वेसल के ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम करेगा। और इवन ऑटोनोमस नेचर के होने के बावजूद इसे इतना सिक्योर रखा गया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड में, मतलब जहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी ये ऑपरेट हो सकेगा। वहीं पे दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये तक दावा किया जा रहा है कि इन अनमैन्ड सरफेस वेसल्स का डेवलपमेंट असल में इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ साउथ चाइना सी के रीजन में भी करने के लिए किया गया है। और इस तरीके के वेसल्स के पास कई तरीके के सर्वेलेंस कैपेबिलिटी के साथ साथ एंटी पायरेसी रोल निभाने का भी क्षमता है। इवन इलीगल फिशिंग से शुरू करके इलीगल एक्टिविटीज को भी काउंटर करने में ऐसे वेसल्स का उपयोग किया जा सकेगा। और दोस्तों, ये जो स्वदेशी वेसल्स है, ये असल में रियल टाइम डेटा कलेक्शन करके उसे मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए भी ट्रांसमिट कर सकेगा। और इवन वेदर फोरकास्टिंग से शुरू करके हैजर्ड डिटेक्शन और इवन कई तरीके के अन्य ऑपरेशंस को भी इफेक्टिवली अंजाम दे सकेगा। कुल मिला के दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत को फिलहाल ऐसे अनमैन्ड सरफेस वेसलों का काफी अधिक आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। और फिलहाल आशा किया जा रहा है कि चाइना जिस तरीके से अनमैन्ड सरफेस वेसलों के माध्यम से इंडियन ओशन के अंदर डिस्टर्ब फैलाने का प्रयास कर रहा है, उसे भारत अपने खुद के वेसलों के द्वारा साउथ चाइना सी तक ट्रांसफर कर पाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा डेवलप किया हुआ ये जो वेसल है, किस तरीके से भारत को आने वाले समय में और अधिक सुदृढ़ करेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।